अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की नई वीडियो का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। और इस वीडियो के अंदर जो है हम पॉलिटिकल साइंस की जो बेसिक फ़िलासफ़ी है उसके ऊपर मुख्तलिफ MCQs पर बात करेंगे और साथ साथ उन पर डिस्कशन भी होगी और अहम जो नुकात होंगे उनको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। डिस्कशन का सिलसिला साथ साथ जारी रहेगा। तो आज की जो वीडियो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो पॉलिटिकल साइंस की जो बेसिक फ़िलासफ़ी है, जो बेसिक उसके पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर बात होगी और ए लिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, और इसमें इंतहाई अहम नोयत के MCQs को शामिल किया गया है जिनकी मदद से जो है हम पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर नंबर 17 है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो निसाब है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ लेक्चर्स का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, तो उसमें ये एपिसोड नंबर 17 है। देखते हैं पॉलिटिकल साइंस पर MCQs का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू किया जाता है। हेगल वाज ए थिंकर, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, नन ऑफ दीज। तो हेगल जो है वो उसका तल्लक किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ था? आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ था, या फिर ही वाज ए रियलिस्टिक और नन ऑफ दिस, यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी दुरुस्त नहीं है। तो आपने बताना है कि हेगल जो है वो आइडियलिस्ट था, वो रियलिस्टिक था, या फिर इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तो आप फौरी तौर पे जो है, जैसा कि पहले से ही आपके इल्म में है कि हमने अपनी वीडियोस का जो तरीक़ेकार है उसको तब्दील कर रखा है, तो अब आपको भी जो है साथ थोड़ा सा काम करना पड़ता है। और जैसे ही आप एक स्लाइड के ऊपर जो MCQ है उसको चेक करते हैं तो साथ आपने उसका जवाब लिखना होता है और उसके अलावा आपने टेक्स्ट भी जो है उसको करना होता है। तो आइए देखते हैं कि हेगल जो है उसका तल्लक किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ है? आइडियलिस्ट। तो हेगल बिलोंग्स टू आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट है मुस्लिम सिटीजन्स पे ज़कात इन एन इस्लामिक स्टेट, व्हाट द नॉन मुस्लिम्स आर सपोज्ड टू पे। तो क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम सिटीजन्स पे ज़कात इन एन इस्लामिक स्टेट, कि मुसलमान जो हैं वो एक इस्लामी रियासत के अंदर ज़कात अदा करते हैं। व्हाट द नॉन मुस्लिम्स आर सपोज्ड टू पे, तो जो इस्लामी रियासत के अंदर गैर मुस्लिम शहरी रहते हैं तो वो रियासत को जो है वो क्या अदा करते हैं? इनकम टैक्स या फिर जिजिया। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं कि इस्लामी रियासत के अंदर गैर मुस्लिम जो हैं वो क्या अदा करते हैं, क्योंकि ज़कात सिर्फ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, और जो गैर मुस्लिम हैं वो रियासत को सॉरी क्या अदा करते हैं। देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है, जिजिया। तो इस्लामी रियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम होते हैं वो जिजिया अदा करते हैं। नेक्स्ट है इन विच कंट्री द डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ प्लूरल एग्जेक्टिव एग्जिस्ट, यानी कौन से मुल्क में जो है एक मुनफरद किस्म का प्लूरल एग्जेक्टिव का सिस्टम पाया जाता है? USA, UK और स्विट्ज़रलैंड। तो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें USA है, UK है या फिर स्विट्ज़रलैंड है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके दुरुस्त ऑप्शन के ऊपर बात करें, हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्लूरल एग्जेक्टिव क्या होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव, सिंगल एग्जेक्टिव एंड प्लूरल एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव जो है एक उसकी जो कैटेगरी है वो सिंगल एग्जेक्टिव होती है और दूसरी कैटेगरी जो है वो प्लूरल एग्जेक्टिव है। तो ऐसी एग्जेक्टिव जिसमें तमाम इंतज़ामी अख्तियारात फ़र्द वाहद के पास हों उसे सिंगल एग्जेक्टिव कहते हैं, यानी उसके पास तमाम इंतज़ामी अख्तियारात होते हैं। और इसके साथ जो प्लूरल एग्जेक्टिव है उससे मुराद ये है कि इंतज़ामी अख्तियारात हैं उन्हें चंद अफराद के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है जिनका स्टेटस और अख्तियारात जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मुसावी होते हैं। तो ये मुनफरद निज़ाम जो है ये दुनिया के किस मुल्क में पाया जाता है? तो इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अमेरिका जो है वहाँ पे सिंगल एग्जेक्टिव है, तमाम इंतज़ामी अख्तियारात सदर के सुपुर्द किए गए हैं। या वो मुल्क जहाँ पे मोनार्की होती है या डिक्टेटरशिप होती है वहाँ भी सिंगल एग्जेक्टिव का सिस्टम पाया जाता है। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं
जहाँ पे प्लूरल एग्जेक्टिव पाई जाती है, यानी वहाँ पे जो इंतज़ामी अख्तियारात हैं, जो एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, उन्हें दो या दो से ज़ायद अफराद के दरमियान मुसावी बुनियाद के ऊपर तकसीम कर दिया जाता है। तो आपने बताना ये है कि इस वक्त दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पे प्लूरल एग्जेक्टिव यानी तकसीरी इंतज़ामिया, उर्दू में जो है इसको तकसीरी इंतज़ामिया कहा जाता है। तो कौन से मुल्क में प्लूरल एग्जेक्टिव का निज़ाम पाया जाता है। यकीनन आपने इतनी देर के अंदर जो है इसको टेक्स्ट भी कर दिया होगा और साथ साथ आपने इसको अपने रजिस्टर के ऊपर रिकॉर्ड के तौर पर जो है आपने लिख लिया होगा। तो आइए देखते हैं स्विट्ज़रलैंड। तो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे प्लूरल एग्जेक्टिव का सिस्टम पाया जाता है। वहाँ पे जो इंतज़ामी अख्तियारात हैं वो 7 अफराद पर मुश्तमिल जो उनकी फेडरल कौंसिल है उसके सपुर्द किए गए हैं। तो फेडरल कौंसिल 7 अफराद पर मुश्तमिल है एंड दैट फेडरल कौंसिल इज़ आल्सो कॉल्ड प्लूरल एग्जेक्टिव। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लोअर एंड अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके लोअर हाउस का नाम बताना है आपने और उसके अपर हाउस का नाम बताना है। तो गोया ये बात तो वाज़ी होगी कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, यूनी कैमरल नहीं बल्कि बाई कैमरल है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऐसी लेजिस्लेचर होती है जिसमें सॉरी ऐसी लेजिस्लेचर होती है जो 2 चैम्बर्स के ऊपर जो है मुश्तमिल होती है। तो इंडियन जो पार्लियामेंट है उसका जो लोअर चैम्बर है और जो अपर चैम्बर है उसका नाम क्या है। देयर आर 2 ऑप्शंस, फेडरल असम्बली एंड नेशनल असम्बली, और दूसरा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा। तो आपने बताना है कि इसमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। बहुत मशहूर है वो और आसान भी कहा जा सकता है कि ये ऑप्शन है लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज़ द लोअर चैम्बर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड राज्यसभा इज़ द अपर चैम्बर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट है हु प्रीच्ड फाशिज्म इन इटली। हिटलर, मैसोलिनी। तो इटली के अंदर जो है कौन सा वो सियासतदान है, कौन सा लीडर है, कौन सा रहनुमा है, हुक्मरान था जिसने वहाँ पे फाशिज़म को जो है वो उसको प्रमोट किया या उसकी तबलीग की। तो हु प्रीच्ड फाशिज़म इन इटली। तो इटली के अंदर फाशिज़म की तबलीग किसने की है, हिटलर या फिर मैसोलिनी। तो बहुत मशहूर है ये भी। तो आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सियासी मुफक्कर है जिसने इटली में जो है फाशिज़म को फ़रोग़ दिया और उसकी तबलीग की। द करेक्ट आंसर इज़ मैसोलिनी। तो मैसोलिनी जो है उसका तल्लुक़ इटली से के साथ है और उसी ने जो है वो फाशिज़म को वहाँ पे फ़रोग़ दिया और फाशिज़म की वहाँ पे बुनियाद रखी। नेक्स्ट है सरप्लस वैल्यू थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय कार्ल मार्क्स, हेगल, कांट। तो सरप्लस वैल्यू कदर ज़ायद का नज़रिया जो है किस सियासी मुफक्कर ने पेश किया था। कार्ल मार्क्स ने पेश किया है, हेगल का है या फिर कांट का है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो है कार्ल मार्क्स। तो सरप्लस वैल्यू थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स ने पेश की है जिसे उर्दू ज़बान में नज़रिया कदर ज़ायद कहा जाता है। नेक्स्ट है हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है जो सिस्टम अप्रोच है उसका सबसे बड़ा नुमाइंदा कौन सा है, सबसे बड़ा इसका मुबल्लिग कौन था। लेसवेल, डेविड ईस्टन और लास्की। तो देयर आर 3 ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ लेसवेल, द सेकंड ऑप्शन इज़ डेविड ईस्टन एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ लास्की। तो आपने बताना है कि इन तीनों जो मुफक्करीन हैं लेसवेल, डेविड ईस्टन और लास्की, तो इन तीनों में से कौन है जिसने सिस्टम अप्रोच जो है वो मुतारफ़ करवाई और सिस्टम अप्रोच के ऊपर जो है वो काम किया है। हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थियरिस्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच। द करेक्ट आंसर इज़ डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन जो है उसने नज़रिया सियासी निज़ाम पर बहुत अहम काम किया है और उसने इसके अंदर ये बात समझाई है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो किस तरह काम करता है और पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कौन से इनपुट जो फंक्शंस हैं वो सर अंजाम देता है और कौन से आउटपुट फंक्शंस जो हैं वो सर अंजाम देता है। हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो
कौन सा सियासी मुफक्कर है जिसने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पेश की है? जीन बूदीन, मार्टिस्को, सुक्रेटिस। तो इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन सा सियासी मुफक्कर है जिसने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पेश की है, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरी बेसिकली क्या होती है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसे उर्दू में नज़रिया अलहदगी अख्तियारात भी कहा जाता है। तो नज़रिया अलहदगी अख्तियारात जो है, इससे मुराद ये है कि हुकूमत करने के जो अख्तियारात होते हैं, जो गवर्नमेंटल पावर्स होती हैं, उन्हें हुकूमत के जो 3 शोबे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, तो उन तीनों अदारों के दरमियान जो है तकसीम कर दिया जाए। और ये तकसीम इस तरह की जाए कि हर अदारा अपने अपने दायरे कार में रहकर फ़रज़ सर अंजाम दे और कोई अदारा जो है दूसरे अदारे के मामलात में वो दखल अंदाजी न कर सके। तो अगर हुकूमत करने के अख्तियारात को लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी के दरमियान तकसीम कर दिया जाए और हर अदारे का दायरा कार उसका तयन कर दिया जाए, तो ऐसे सिस्टम को जो है वो नज़रिया अलहदगी अख्तियारात कहा जाता है। तो इस नज़रिए के मुताबिक जो कानून साजी के तमाम अख्तियारात होते हैं वो लेजिस्लेचर के पास होंगे और तमाम इंतज़ामी अख्तियारात जो हैं वो एग्जेक्टिव के पास होंगे और इंसाफ करने के तमाम अख्तियारात जो हैं वो जुडिशरी के पास होते हैं। लेकिन हमने ये भी बताना है कि ये नज़रिया किसने पेश किया था। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मार्टिस्को। तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये मार्टिस्को ने पेश की और मार्टिस्को का ताल्लुक जो है वो फ्रांस के साथ है, जिसने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉस में जो है ये नज़रिया जो था वो पेश किया था। तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो मार्टिस्को ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉस में पेश किया है और इसका उर्दू तर्जुमा भी मिल जाता है रूह कवानीन के नाम से। नेक्स्ट है हु इज़ द काउंटर पार्ट व्हाट इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ सिविल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, रूल ऑफ लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो जो सिविल लॉ है उसका मुतजाद या उसका काउंटर पार्ट कौन सा सिस्टम होता है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ क्रिमिनल लॉ। दोबारा इसको देखते हैं, व्हाट इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ सिविल लॉ। तो 2 कवानीन की यहाँ पे बात करेंगे हम, सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज। तो सिविल लॉज जो हैं जिन्हें हम शहरी कवानीन भी कहते हैं, या सिविल लॉज ही दीवानी कवानीन जो है इनको कहा जाता है। सिविल लॉज के लिए उर्दू ज़ुबान में दीवानी कवानीन की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है और जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके लिए उर्दू ज़ुबान में फौजदारी कवानीन की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसे मामलात जिनमें एक फ़रीक रियासत हो और दूसरा फ़रीक जो है कोई शहरी हो, तो ऐसे मामलात जो हैं उनका तल्लुक़ फ़ौजदारी कवानीन के साथ होता है। और वो मामलात जिनका तल्लुक़ शहरियों के बामी मामलात के साथ हो, उनकी जायदाद, वरासत, निकाह, तलाक, इस तरह के मसाइल के साथ हो, तो वो दीवानी कवानीन में शुमार होते हैं, यानी वो सिविल लॉज के मुताबिक उनको निपटाया जाता है। तो ऐसे मामलात जिनका तल्लुक़ रियासत और फ़र्द के बामी मामलात के साथ हो, जैसे कत्ल, चोरी, डकैती, राहज़नी, दहशतगर्दी, ये सारे मामलात जो हैं ये क्रिमिनल लॉज के तहत आते हैं और इसमें एक फ़रीक रियासत और दूसरा फ़रीक जो है वो कोई शहरी होता है। तो सिविल लॉज का जो काउंटर पार्ट है दैट इज़ क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो जो रूल ऑफ लॉ है इसका काउंटर पार्ट कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, क्रिमिनल लॉ है या फिर सिविल लॉ है? तो व्हाट इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ मीन्स कानून की हुक्मरानी। तो रूल ऑफ लॉ से मुराद ये है कि अगर रियासत के तमाम शहरियों के लिए यकसा कवानीन हों, कोई शख्स कानून से बालातर ना हो और तमाम लोग कानून के ताबे हों, तो ऐसे निज़ाम को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। लेकिन इसका जो मुतबादल निज़ाम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहलाता है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उसको उर्दू ज़ुबान में कानून अमलदारी भी कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से मुराद ये होता है कि ये कानून का ऐसा निज़ाम है जिसके तहत रियासत के आम शहरियों के लिए अलग कवानीन होते हैं और जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनके लिए अलग कवानीन बनाए जाते हैं। इस तरह जो अदालती निज़ाम है वो आम शहरियों के लिए अलग होता है और जो सरकारी मुलाजमीन होंगे उनके लिए अलग अदालतें कायम की जाती हैं।
तो अगर इस तरह फ़र्क किया जाता हो तो उसको ऐसे निज़ाम को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है। और अगर रियासत के तमाम शहरियों के लिए कवानीन का निज़ाम यकसा हो और इसके अलावा जो है कवानीन का भी निज़ाम यकसा हो और इसके साथ साथ अदालती निज़ाम भी एक जैसा हो तो उसको रूल ऑफ लॉ जो है कहा जाएगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जिस्ट whether in a parliamentary setup or in a whether in a presidential setup or in a parliamentary setup। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है यानी नज़रिया अलहदगी अख्तियारात का जो असूल है वो किस निज़ाम में पाया जाता है, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पाया जाता है या फिर वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पाया जाता है। तो इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, इसका ऑप्शन आपने ख़ुद जो है वो तलाश करना है, ख़ुद आपने गेस करना है, ख़ुद आपने सर्च करना है। तो आप इसके ऊपर फौरी तौर पे जवाब दीजिएगा कि नज़रिया अलहदगी अख्तियारात जो है वो किस सियासी निज़ाम की इनफरादी खसूसियत है या मुनफरद खसूसियत है, पार्लिमानी निज़ाम की या फिर सदारती निज़ाम की। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ इन ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो जो अलहदगी इख्तियारात हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पाई जाती है, जबकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है उसमें हुकूमत के जो ख़ास तौर पे पहले दो अदारे हैं, जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जेक्टिव है, उनके दरमियान बामी तल्लक पाया जाता है और बामी हमांगी पाई जाती है और कलेक्टिव जो उनके दरमियान कोलैबोरेशन पाई जाती है। तो वो नज़रिया अलहदगी इख्तियार जो है जो उसकी स्पिरिट है उसके मुताबिक नहीं होता। तो नज़रिया अलहदगी इख्तियार अपनी स्पिरिट के मुताबिक जो है सिर्फ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ही पाया जाता है और इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ USA है, अमेरिका का सदारती निज़ाम हुकूमत। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ए फीचर ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के सियासी निज़ाम की मुनफरद खसूसियत है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपने बताना है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये असूल किस सियासी निज़ाम में पाया जाता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। द करेक्ट आंसर इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होता है उसमें कबीना पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी ऐड होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पार्लिमानी निज़ाम में तमाम वज़रा इकट्ठे तैरते हैं, इकट्ठे डूबते हैं और तमाम वज़रा एक टीम की तरह काम करते हैं और वो इज्तिमाई तौर पर पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह भी होते हैं। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका तल्लुक़ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के साथ है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री रेफरेंडम एंड रिकॉल सिस्टम इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली। यानी कौन से मुल्क में जो है रेफरेंडम और रिकॉल का निज़ाम जो है वो पाया जाता है, USA, पाकिस्तान एंड स्विट्ज़रलैंड। तो देयर आर 3 ऑप्शंस, द फर्स्ट ऑप्शन इज़ USA, द सेकंड ऑप्शन इज़ पाकिस्तान एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ स्विट्ज़रलैंड। तो आपने बताना है कि इन तीनों मुल्कों में से कौन से मुल्क में रेफरेंडम और रिकॉल का सिस्टम जो है पाया जाता है। रेफरेंडम जो है इसको इस्तिस्वाब राय भी कहा जाता है। तो रेफरेंडम से मुराद दरअसल किसी भी कानूनी मसले पर आवाम की राय मालूम करना होता है। रेफरेंडम क्या है कि किसी कानून पर आवाम की राय मालूम करना रेफरेंडम कहलाता है। मसलन अगर ये मसला हो कि ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर जो है इख्तलाफ राय बढ़ जाए, तो अगर आवाम से पूछा जाए कि आपके ख्याल में ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो वहाँ फिर उसमें येस और नो की सूरत में उसका जवाब दे देते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो रेफरेंडम कहलाता है। रिकॉल जो है उसको हक़ बाज़ तलबी कहा जाता है, उर्दू ज़बान में हक़ बाज़ तलबी कहा जाता है। तो ये सिस्टम जो है इससे मुराद ये होता है कि जो अवाम हैं उन्हें सिर्फ़ अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने का अख्तियार ही हासिल नहीं होता, बल्कि उनको अगर ये इख्तियार भी दे दिया जाए कि अगर वो अपने मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी से मुतमिन ना हों तो वो उन्हें रिकॉल कर सकते हैं, यानी वो उन्हें बरतरफ भी कर सकते हैं। तो रिकॉल दरअसल हक़ बाज़ तलबी है और इससे मुराद अवाम का वो इख्तियार है जिसे इस्तेमाल करके वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को उनके ओहदों से बरतरफ भी कर सकते हैं। तो ये मुनफरद निज़ाम जो है ये स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है। द करेक्ट आंसर इज़ स्विट्ज़रलैंड।
नेक्स्ट है हु रिगार्डेड पॉलिटिकल साइंस एज मास्टर साइंस, प्लेटो, एरिस्टोटल और सेंट ऑगस्टाइन। हु रिगार्डेड पॉलिटिकल साइंस एज मास्टर साइंस। तो आपने बताना है कि कौन से सियासी मुफक्कर ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस का नाम दिया है। प्लेटो, एरिस्टोटल एंड सेंट ऑगस्टाइन। द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल। नेक्स्ट है ग्रीक फिलोसफर्स डिड नॉट रिकग्नाइज डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड स्टेट, टाउन एंड स्टेट, स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो जो ग्रीक फिलोसफर्स थे जैसे सुक्रेटिस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, तो आपने बताना है कि दे डिड नॉट रिकग्नाइज डिफरेंस बिटवीन, कि वो कौन से दो दायरों के दरमियान जो है कोई फ़र्क कायम नहीं करते थे, यानी सिटी एंड स्टेट, टाउन एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है सिटी एंड स्टेट, यानी वहाँ पे जो स्टेट थी उसे सिटी स्टेट ही कहा जाता था। तो जैसा कि आजकल जो शहर है, जो सिटी है, वो एक छोटा यूनिट होता है और वो रियासत के अंदर एक यूनिट वाक़या होता है, जबकि रियासत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक यूनिट का नाम है, एक तंजीम का, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो सावरन होती है, उसकी एक मखसूस आबादी होती है, उसका अपना एक इलाका होता है और उसकी एक हुकूमत होती है। तो जबकि सिटी जो है वो रियासत का एक हिस्सा है। लेकिन कदीम यूनान के अंदर जो है वहाँ पे सिटी स्टेट का तस्वर पाया जाता था और एक रियासत और सिटी के दरमियान, यानी शहर और रियासत के दरमियान फ़र्क नहीं किया जाता था। डेट इज़ वाई द स्टेट वाज कॉल्ड सिटी स्टेट एट द टाइम ऑफ इन द एंशियंट ग्रीक। नेक्स्ट है विच स्कूल ऑफ थाट रिगार्डेड द स्टेट एज एंड इन इटसेल्फ। विच स्कूल ऑफ थाट, यानी कौन सा मकतबा फ़िक्र जो है रिगार्डेड द स्टेट, रियासत के मतलब उसका ये कहना है एज एंड इन इटसेल्फ, कि रियासत बजाते खुद एक मकसद है। तो नीचे दो स्कूल ऑफ थाट दिए गए हैं, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट है एंड आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट है। तो आपने बताना है कि किस स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक रियासत बजाते खुद एक मकसद है। तो स्टेट एज एंड इन इट सेल्फ, यानी रियासत बजाते खुद एक मकसद है, अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट और आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट। तो मैं आपको बताता चलूँ कि दो नुक्ता नज़र हैं। एक मकतबा फ़िक्र का कहना यह है कि रियासत बजाते खुद मकसद है, और दूसरा जो स्कूल ऑफ थाट है उसका कहना यह है कि रियासत किसी और मकसद के हुसूल का ज़रिया है। यानी रियासत बजाते खुद मकसद नहीं, बल्कि रियासत का जो क़याम है किसी और मकसद के हुसूल के लिए अमल में लाया जाता है। तो ये दोनों स्कूल ऑफ थाट जो हैं, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, विच स्कूल ऑफ थाट रिगार्डिंग द स्टेट एज एंड इन इट सेल्फ, कि कौन सा स्कूल ऑफ थाट जो है, मकतबा फ़िक्र जो है, उसका कहना यह है कि रियासत बजाते खुद मकसद है। तो करेक्ट आंसर इज़ आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट। और जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट है या इंडिविजुअलिस्ट जो स्कूल ऑफ थाट है या प्लूरलिस्ट जो स्कूल ऑफ थाट है, उसके मुताबिक रियासत मकसद के हुसूल का ज़रिया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विच स्कूल ऑफ थाट डिमांडेड दैट स्टेट शुड गिव कंप्लीट लिबर्टी टू द इंडिविजुअल्स, यानी कौन सा जो मकतबा फ़िक्र है उसका ये मुतालबा है कि रियासत को अपने शहरियों को मुकम्मल जो आज़ादी है वो दे देनी चाहिए, इंडिविजुअलिस्ट और आइडियलिस्ट। तो इंडिविजुअलिस्ट मीन्स नज़रिया इनफरादियत पसंदी, और जो आइडियलिस्ट हैं वो मिसालियत पसंदी जो हैं वो कहलाते हैं। तो आपने बताना है कि किस स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक या किस नज़रिए के मुताबिक रियासत जो है उसको अपने शहरियों को मुकम्मल आज़ादी दे देनी चाहिए। द करेक्ट आंसर इज़ इंडिविजुअलिस्ट। तो जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो दरअसल वही लोग जमहूरियत पसंद हैं, वो लोग प्लूरलिस्ट भी हैं और वो लोग लिबरल भी हैं, यानी लिबरलिज़म के ऊपर भी बिलीव करते हैं। तो इनका कहना यह है कि रियासत के पास कम से कम अख्तियारात होने चाहिए और फ़र्द को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक और ज़्यादा से ज़्यादा उनको आज़ादी जो है वो हासिल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट आउट द पैराडॉक्स ऑफ आइडियलिज़म। पैराडॉक्स मीन्स जो कंट्राडिक्टरी चीज़ होती है, मुतज़ाद चीज़ जो होती है। पॉइंट आउट द पैराडॉक्स ऑफ आइडियलिज़म, यानी आइडियलिज़म का जो मुतज़ाद नज़रिया है, कंट्राडिक्टरी जो थेरी है वो कौन सी है, मार्क्सिज़म, इंडिविजुअलिज़म और रैशनलिज़म। तो पॉइंट आउट द पैराडॉक्स ऑफ आइडियलिज़म, द करेक्ट ऑप्शन इज़
इंडिविजुअलिज़म। तो इंडिविजुअलिज़म जो है नज़रिया इनफरादियत पसंदी है। तो ये जो मकतबा फ़िक्र है ये रियासत के दायरा कार को इंतहाई महदूद करना चाहता है और रियासत के मुकाबले में फ़र्द को ये ज़्यादा अहमियत देता है। इस मकतबा फ़िक्र का ये भी कहना है कि रियासत को फ़र्द के लिए बनाया गया है, लिहाजा रियासत का काम ये है कि वो फ़र्द की खिदमत करे, फ़र्द को सर्व करे और उसके जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी खुशहाली और बेहतरी के लिए इक़दामात करे। जो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट है उसका कहना यह है कि फ़र्द को रियासत के लिए बनाया गया है, रियासत ज़्यादा अहम है, लिहाजा फ़र्द को चाहिए कि वो अपनी तमाम सलाहियतें जो हैं रियासत की तरक्की, रियासत की खुशहाली और उसकी बेहतरी के लिए वक्फ़ कर दे। तो आइडियलिज़म के मुताबिक या आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक जो फ़र्द है वो रियासत में एक मशीन के पुर्जे की तरह है। तो जबकि जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो फ़र्द को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो बेसिकली वो जमहूरियत पसंद हैं और वो लिबरलिज़म के ऊपर बिलीव करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी, इसी का पार्ट 2 हम नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह उसको आपके साथ शेयर करेंगे। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।